स्कॉलर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आगामी प्रेट परीक्षा और उसके आगे की परीक्षाओं के लिए एक सीरीज़ शुरू की है, प्रहार। इस प्रहार की सीरीज में मैं राहुल सिंह आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स की वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। आने वाले समय में आपको मैं इकोनॉमी की भी वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा। तो हिस्ट्री में हमारे 2 से 3 लेक्चर हो गए, करंट में हमारे 4 से 5 लेक्चर हो गए। जो नए सब्सक्राइबर हैं, अगर उन्होंने इसको नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो ये खंड है, ये जो वीडियो का, इसमें मैंने पॉलिटी का विषय लिया है। इससे पहले हमने पॉलिटी के 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं। लेक्चर नंबर 1 आपका संविधान सभा पर था, संविधान सभा का निर्माण, और दूसरा जो था वो संविधान का निर्माण, उस पर था। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास को आप समझिए। देखिए, पहले इसका चित्र बनाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपको 2 से 3 खंड में मिलेगा। क्योंकि लंबा टॉपिक है, इसलिए 2 से 3 खंड में इसको अवेलेबल होगा। तो ज़रा पहले चित्र समझ लीजिए, जिससे कि आप जो खंड देखें या पार्ट देखें तो आप आसानी से एक से दूसरे को रिलेट कर सकें। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो भारत का संवैधानिक विकास है। तो भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले इस टॉपिक को 2 भागों में विभाजित कर लीजिए। एक टॉपिक में क्या करना है, एक टॉपिक की तरफ आपको लिखना है 1773 से लेकर के और 1853 तक के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट है। क्योंकि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो उसी दिन नहीं हुआ जब भारत ने संविधान को एक्सेप्ट किया या लागू किया। वो उस दिन से था जब 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया। तो हम लोग उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं मूल रूप से कि संविधान निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक रहीं। तो आपने इसको 2 भागों में विभाजित कर लिया। पहला पार्ट क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेकर के और 1853 तक के जो चार्टर एक्ट होंगे वो पढ़ने हैं। और दूसरा जो है उसमें 1858 से लेकर के और 1947 तक, ये किसके अधीन है? ये ब्रिटिश सरकार के अधीन है। तो ब्रिटिश सरकार के अधीन है। पहले वाले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरे वाले ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो इसमें आपको कौन कौन से प्रमुख एक्ट पढ़ने हैं? देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण आपके एक्ट हैं उन्हीं को मैंने रखा है, जो कि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो सकें। जैसे कि आपको एक एक्ट पढ़ना है इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको पढ़ना है। इसमें आपको पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडिया एक्ट 1784 आपको पढ़ना है। इसी में आपको और क्या पढ़ना है? तो इसी में आपको पढ़ना है चार्टर एक्ट। चार्टर मतलब कि राजलेख। चार्टर एक्ट 1793, एक आपको 1793 पढ़ना है। इसी में आपको पढ़ना है चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 पढ़ना है। इसी में आपको पढ़ना है चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 हो गया। और एक और चीज़ पढ़नी है नंबर 6 पर, चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट और साथ में 1853। तो 53 ये आपको पहले खंड में पढ़ना है। समझ लीजिए ध्यान से। दूसरे में आपको क्या पढ़ना है? दूसरे में आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक? पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1858। एक तो आपको ये पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो एक हो गया 1861 आपको पढ़ना है।
इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, तो 1892 आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, तो भारत परिषद अधिनियम 1909, अधिनियम 1909 आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम पढ़ना है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपको पढ़ना है। 1919 पहले पढ़ लेंगे, फिर नंबर 6 पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ लेंगे, तो 1935 पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको अगस्त प्रस्ताव पढ़ना है 1940 का, तो 1940 का। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो आपको क्रिप्स प्रस्ताव पढ़ना है कि क्रिप्स जब आया 1942 में तो क्या प्रस्ताव रखा, क्योंकि संवैधानिक विकास में उसका काम है, तो 1942 पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो आपको कैबिनेट मिशन पढ़ना है। कैबिनेट मिशन जो आया 1946 में, 1946 में, यह आपको पढ़ना है। और 10वां टॉपिक मैं ऊपर लिख देता हूँ, माउंट बेटन योजना आपको पढ़नी है। माउंट बेटन योजना आपको पढ़नी है 1947 की, तो 1947 की। अब ये तो बात ठीक है कि एक वीडियो अगर बनाया जाएगा तो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए इनको काट काट के आपको खंड वाइज दे दिया जाएगा। फिर ये सब लिखा के क्यों गया, ये इसलिए लिखा गया क्योंकि जब आप इस खंड को पढ़ें, जो प्रहार सीरीज हमारी चल रही है, इस खंड को पढ़ें, तो आप जैसे कि आज का वीडियो कोशिश करूँगा मैं कि इस पर बना दूँ, जो अभी आप इस समय देख रहे हैं उसमें एक लेक्चर इसमें कर लिया जाएगा। देखते हैं ये एक लेक्चर में हो जाएगा तो एक में, नहीं तो 2 में इसको निपटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको या तो 2 लेक्चर मिलेंगे पूरे के या 3 मिलेंगे, खंड वाइज मिलेंगे। आपके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसको बिना लिखे समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो आप इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। काम चल जाएगा मतलब ये है, पेट से आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं वो आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस, इसके अतिरिक्त और जो एलाइड एग्जाम है जैसे सीजीएल आदि हो गए, सबके लिए बहुवियोगी है। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में अनुच्छेद में आने से पहले सर्वाधिक बच्चों को डर लगता है, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो आप ऐसे पढ़ना है आपको, पहला खंड ये आज कर लेंगे और 2 खंड में या 1 खंड में मैं देखता हूँ, उस हिसाब से इधर का टॉपिक कर लेंगे। तो हम लोग पहला खंड करने जा रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पहला खंड करने जा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट हैं 53 के, उनका तो ध्यान रखिएगा। तो उधर का खंड मैं हटा रहा हूँ, इधर का खंड मैं पढ़ा रखूँगा। देखिए, आपको एक एक एक्ट के बारे में मैं इधर समझाऊँगा। देखिए, सबसे पहले एक ऐसा एक्ट समझते हैं जो इससे भी ऊपर है, मतलब कि 1600 ईस्वी का एक्ट। तो 1600 ईस्वी का एक्ट ध्यान से समझिएगा, एक्ट क्या कहलाता है। 1600 ईस्वी का एक्ट का मैं क्वेश्चन कल देख रहा था कि आपकी परीक्षाओं में यूपी में और यूपी के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो यूपी जो उत्तर मतलब कि जो उत्तर की बेल्ट है भारत की, उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो 1600 ईस्वी का जो एक्ट है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कौन सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो वो आप समझ लीजिए। देखिए, एक 1600 ईस्वी एक्ट में आती है कि अगर आ जाए कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया ध्यान से समझिएगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, तो आप लगाएंगे 1600 ईस्वी एक्ट से शुरू हुई। ध्यान रखिएगा कैसे शुरू हुई। जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ये महारानी लिखा हुआ है, एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, 15 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
पूर्वी देशों के साथ, जो इंग्लैंड के पूर्व में पड़ते थे, चूंकि भारत भी पूर्व में पड़ता है तो वो भी इसी में आता है। तो 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ किसकी अनुमति दी? तो व्यापार की अनुमति दी। तो व्यापार की अनुमति दी, पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति दी। ध्यान रखिएगा एक चीज़ इस एक्ट के बारे में, एक चीज़ और इस एक्ट के बारे में आपको याद रखनी है। क्या है? जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें कुल 217 साझेदार थे शुरुआत में। कितने साझेदार? तो आप लगाएंगे 217 साझेदार। कुल पूंजी कितनी थी इसकी? तो 30,133 पाउंड थी। तो 30,133 पाउंड थी। ये क्या है? ये कुल पूंजी है। किसकी कुल पूंजी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल पूंजी। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी, ये जो पूरी कंपनी बनी है, इसका कार्यभार देखने के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया। निदेशक मंडल बनाया गया, बंडल बनाया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल है। आगे चलकर अभी नियंत्रक मंडल आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये निदेशक मंडल है। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो एक गवर्नर हो गया, एक उप गवर्नर हो गया, एक उप गवर्नर हो गया और 24 अन्य सदस्य हो गए। तो कुल मिला के संख्या तो है 26, परंतु गवर्नर उप गवर्नर के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? तो 24 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं? तो 24 हैं। हो सकता है मैं तिरछा लिखा हूँ क्योंकि टॉपिक में मुझे लिखना ज़्यादा पड़ रहा है एक इस बोर्ड पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करा दी जाएँ आपकी, जिससे आप आसानी से लगभग सारी परीक्षाओं में इससे आने वाले क्वेश्चंस को कर लें। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी एलिजाबेथ प्रथम ने। उसके लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यभार देखेगा। इसमें कुल एक गवर्नर और एक उप गवर्नर, ये 34 नहीं लिखा है, ये उप गवर्नर लिखा है, उप गवर्नर, और साथ में 24 अन्य सदस्य थे। इनका कार्यकाल जो सदस्य का है 1 वर्ष का है। ये भी आगे चलकर बढ़ जाएगा, ये चीज़ आप समझते रहिएगा पूरी। तो ये 1600 ईस्वी एक्ट के अंतर्गत ये प्रारंभिक बिंदु है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब कोई कहे कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो समझ लीजिए भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ मानी जाती है? 1600 ईस्वी एक्ट से। कितने वर्षों के लिए दिया गया व्यापार की अनुमति? 15 वर्षों के लिए दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस एक्ट से हुई? 1600 ईस्वी एक्ट से हुई। 1600 ईस्वी एक्ट में जो BOD बना उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 26 सदस्य हैं, जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य हैं। इसको याद रखना है आपको। और सबका कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष का है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम सीधे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर आते हैं। इसको मैं टिक कर देता हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर आते हैं। ठीक, अब आप समझिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भी 1726 का एक एक्ट आया, क्योंकि इससे पिछले 4-5 साल से क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें से वही टॉपिक उठाए हैं जो मोस्ट संभावित हैं, या कह लीजिए कि मोस्ट प्रॉबल है कि आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हुई? देखिए सबसे पहली चीज़ क्या हुई, आप समझ लीजिए उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो लॉर्ड नॉर्थ थे। कहाँ के प्रधानमंत्री? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने एक गुप्त समिति बनाई जिसे सीक्रेट कमेटी कहते हैं। इसी की अनुशंसा पर यह एक्ट पास हुआ। ये क्यों पूछा? क्योंकि बिहार में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से किस समिति की अनुशंसा पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है? तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई है उसी की अनुशंसा पर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ब्रिटेन के PM उस वक्त लॉर्ड नॉर्थ हैं, उन्हीं की अनुशंसा पर 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है। इसकी एक्टिविटी अगर देखी जाए तो नंबर 1 पर आप कौन एक्टिविटी इसमें रख सकते हैं? देखिए ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी जो एक्टिविटी इसकी है वो आप ये समझ लीजिए। देखिए ये भारत का निचला हिस्सा है। इधर जो चित्र बना है वो 3 प्रेसिडेंसियों का चित्र बना है। ऐसे मान लीजिए ये बंगाल प्रेसिडेंसी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी
और ये जो है बम्बई प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी का चित्र आपके सामने बना हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, 73 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इन दोनों प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। और यहाँ का जो गवर्नर था, कौन गवर्नर था उस वक्त, तो वारेन हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स था। कब से कब तक रहा है, तो 72 से 85 तक रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर है, उसी को उठाकर इन प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर आ जाता है अंग्रेज प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, अंग्रेज और प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आप लगाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। अभी भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, ये गवर्नर जनरल है अंग्रेज प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो क्या पहला काम हुआ, गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। कैसे बनाया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ये दोनों प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को रख दिया गया। एकदम क्लियर होगी बात। अब गवर्नर जनरल तो बना दिया गया है, अब इसकी कार्यकारिणी परिषद बनानी पड़ेगी। तो कार्यकारिणी परिषद के बिना क्या काम करे ये, तो कार्यकारिणी परिषद का जो गठन हुआ है गवर्नर जनरल की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो 73 के अंतर्गत हुआ है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप इसका एक फ़ोटो ले लीजिए। इसी में आपको आगे समझते चलना है या लिखते चलना है। तो गवर्नर जनरल बनाया गया पहली चीज़, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बनाई गई वो दूसरी चीज़। अब मैं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का चित्र बनाता हूँ। देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो है वो कैसी है ये समझ लीजिए। देखिए भैया, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी बनेगी, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी बनेगी, कि कार्यकारिणी वर्किंग काउंसिल जो कार्यकारिणी बनेगी, इस कार्यकारिणी में कुल है 4 सदस्य। कौन कौन से, ध्यान से समझिए। तो एक हो गया फिलिप फ्रांसिस, तो फिलिप फ्रांसिस एक नाम हो गया, फिलिप फ्रांसिस। एक हो गया क्लूवेरिंग, तो क्लूवेरिंग। एक हो गया मॉनसन, तो एक हो गया मॉनसन। और एक हो गया वर्नल, तो वर्नेल। ये 4 सदस्य हो गए, किसके हो गए, कार्यकारिणी के हो गए। और साथ साथ में वारेन हेस्टिंग्स क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया। अब अगर मत पड़ेंगे किसी भी चीज़ पर, तो कुल कितने, 5 मत हो जाएंगे, 4 ये और 1 ये। तो ये 4 मान लो 2 और 2 में बट जाएं, तो निर्णायक मत की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो वो वारेन हेस्टिंग्स को ही रखा गया है, गवर्नर जनरल को, जो निर्णायक मत देगा और मामले को इधर है या उधर है ये डिसाइड करेगा। तो ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल बनाया गया अंग्रेज प्रेसिडेंसी के अधीन। और दूसरी चीज़, कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया गवर्नर जनरल की। आप इसका चाहें तो फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला काम क्या हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, ये समझते हैं। देखिए भैया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत और क्या काम हुए हैं, तो सब अगला काम जो है वो हुआ है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। आज की नहीं, आज की दिल्ली में, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना की गई। ये उच्चतम न्यायालय कब बनाया गया, तो 1774 में बनाया गया। कितने सदस्य है, तो 4 सदस्य है। 4 सदस्य का मतलब क्या हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। 3 क्या हैं, अन्य न्यायाधीश। कुल संख्या कितनी हो गई, 4। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एलिजाह इम्फे, एलिजाह इम्फे, याद रखिएगा, एलिजा इम्फे। और अन्य जो है न्यायाधीश वह कौन से हैं, तो एक नाम आएगा चैम्बर्स, एक आएगा लिमेंस्टर, तो लिमेंस्टर। और एक नाम आएगा हाइट, तो एक नाम आएगा हाइट। ये क्या है, ये है कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय जो बना है उसके सदस्य। कब बना, 1774 में बना। किस एक्ट से बना, 73 पढ़ रहे हो। एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इसकी आप फोटो ले लीजिए। कभी कभी कार्यकारिणी और न्यायाधीश में आपस में जो है वो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। अगला काम क्या हुआ 73 एक्ट के अंतर्गत, ये समझिए।
1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसमें साफ साफ कहा गया कि उपहार जो ले रहे हैं, जो यहाँ के कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जो उपहार ले रहे हैं और जो निजी व्यापार कर रहे हैं, उनको बिना लाइसेंस के ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उपहार लेना और निजी व्यापार आप जब तक लाइसेंस नहीं प्राप्त करोगे आप नहीं ले सकते। इफ़ यू आर ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देन यू हैव टू टेक द लाइसेंस फर्स्ट एंड देन यू कैन डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और अदर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिना लाइसेंस के आप ना तो उपहार लेंगे और ना ही निजी व्यापार करेंगे, ये भी बात कही गई। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 73 के अंतर्गत जो एक्टिविटी हुई हैं उनकी बात करते हैं। 73 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, ये रेगुलेटिंग एक्ट संवैधानिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मैंने आपको बताया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना कलकत्ता में 1774 में, कंपनी के जो बंगाल के गवर्नर को कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बनाना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, तो 1774 में वारेन हेस्टिंग्स बना भी, तो 72 में वो आया, 74 में वो गवर्नर जनरल बना और 85 में वो यहाँ से इस्तीफा दे के चला गया और जब इंग्लैंड गया तो बर्क ने उस पर महाभियोग चलाया है। तो कहने का मतलब ये है, वो तो इतिहास का सब्जेक्ट हो गया। तो कुल मिला के 73 रेगुलेटिंग एक्ट में जो महत्वपूर्ण एक्टिविटी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और समझ लीजिए, मैंने आपको 1600 ईस्वी एक्ट में बताया था कि जो BOD है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या निदेशक मंडल है, उसमें कुल कितने सदस्य थे? 24 थे। देखिए, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य, तो 24 थे। तो इनका कार्यकाल मैंने बताया था 1 वर्ष, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 4 वर्ष कर दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? तो 4 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पहले कितना था? 1 वर्ष, इसको बढ़ा के 4 वर्ष कर दिया गया। और एक और व्यवस्था की गई कि जो 24 सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्य, मतलब कि 4 छंग 24, 6 सदस्य क्या करेंगे? प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। तो प्रतिवर्ष क्या करेंगे? अवकाश ग्रहण करेंगे। ये भी एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया 73 रेगुलेटिंग एक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगभग बनके कंप्लीट है। जो भी एग्जाम में आएगा आप इसमें लगा लीजिएगा, काट के 1 लाइनर जो भी है आप लगा लीजिएगा। अगला एक्ट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो अगली हेडिंग बनाइए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए भैया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है ये आप समझ लीजिए, इसको मैं लिखता हूँ। देखिए भैया, पिट्स इंडिया एक्ट 1700, विलियम पिट राजकुमार थे, उन्हीं के नाम पर है ये। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है भैया? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या महत्वपूर्ण कार्य है? देखिए भैया, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जैसे BOD बनाई गई थी 1600 ईस्वी एक्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे निदेशक मंडल कहते हैं, उसी तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत BOC बनाई गई जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं जिसे, बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं? कंट्रोल कहते हैं, या फिर हिंदी में नियंत्रक मंडल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नियंत्रक मंडल कहते हैं। अगर आए निदेशक मंडल देन यू हैव टू गो फॉर 1608, समझ गए? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो BOC आएगा तो आप क्या लगा लेंगे? तो आप BOC आएंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत की गई। आखिर क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक कार्यों को अलग किया गया। राजनैतिक कार्यों को अलग किया गया। राजनैतिक कार्य अब कौन देखेंगे? तो ये देखेगा। क्यों? इसमें कुल सदस्य हैं 6 और 6 को कौन करेगा? सम्राट। 6 को कौन करेगा? सम्राट नियुक्त करेगा। व्यापारिक काम कौन देखेंगे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। ये चीज़ आप समझ लीजिए, इस फिगर को समझ लीजिए। लक्ष्य सिर्फ इतना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ना शक्ति दे दो कि वो सरकार की भी ना सुने, इसलिए हस्तक्षेप कर दो। हस्तक्षेप कर दिया। क्यों? क्योंकि अब सम्राट का भी रोल है। और कुल मिला के हमारे लोगों के लिए अब 2 साहब हो गए, एक ये और एक ये, मतलब कि हमारे शासन के 2 केंद्र हो गए और भारतीयों पर शासन इन दोनों ने मिलकर किया। वो बात अलग है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे
उनके दम था जिनके दम पर ये देश आज़ाद हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। व्यापारिक काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजनीतिक काम के लिए नियंत्रक मंडल बनाया गया। किसके अंतर्गत? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। इसकी आप फोटो लीजिए। ठीक, अब जो अगला है कि इसमें और क्या क्या काम हुआ है वो समझ लीजिए भैया। देखिए, इसके अंतर्गत एक काम और हुआ है। क्या हुआ है? इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में क्या किसकी स्थापना की गई? कोर्ट की स्थापना की गई। किस लिए की गई? अंग्रेज अधिकारियों के जो अवैध काम यहाँ चल रहे हैं, अवैध काम जो भारत में चल रहे हैं, उनको देखने के लिए या उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए ये की गई। अगर कोई भी केस दर्ज होता है कि कोई भी अवैध काम किया गया है तो उस पर अब फैसला इंग्लैंड की कोर्ट में लिया जाता था। तो ये भी पिट्स इंडिया एक्ट की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ जो इसमें अंतर्गत हुई है वो क्या हुई है ये आप समझ लीजिए। इसके अंतर्गत एक काम और हुआ। मैंने बताया कार्यकारिणी परिषद में अभी तक कितने सदस्य थे? 4 थे। कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 4 हैं। फिलिप फ्रांसिस, क्लूवेरिंग, मॉनसन वर्नल। तो 4 में से 1 घटा दिया गया, 3 कर दी गई। तो संख्या 4 से कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। किस एक्ट के अंतर्गत? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, उपहार लेने पर प्रतिबंध यहाँ भी है। तो उपहार लेने पर प्रतिबंध यहाँ भी है। ध्यान रखिएगा। 73 में भी था। तो क्वेश्चन जब आए तो उसको जरा देख लीजिएगा कि अगर आता है कि उपहार लेने पर प्रतिबंध किस एक्ट में है तो देख लीजिएगा लाइसेंस के साथ है कि लाइसेंस के बिना है। बिना लाइसेंस के आप उपहार नहीं ले सकते। जब अगर आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, कर्मचारी, अधिकारी या कोई भी, ये 73 कहता है। और ये कहता है कि उपहार लेने पे प्रतिबंध इसने भी लगाया है। तो अगर 73 नहीं है तब आप 84 लगा लीजिएगा, अन्यथा आप 73 लगा लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये 73 एक्ट के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण चीज़ हुई है। मतलब कि नियंत्रक मंडल बनाया गया है जो कि महत्वपूर्ण राजनीतिक क्या करेगा? क्रियाकलाप में भाग लेगा। और 2 सेंटर बनाए गए भारत में शासन के। अगला एक्ट है 1793 का एक्ट, जिसे कहते हैं चार्टर एक्ट। इसको हम लिखते हैं भैया चार्टर एक्ट 1793। ध्यान रखिए क्या है महत्वपूर्ण एक चीज़ है इसमें। क्या है भैया? जो BOC बना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है 84 के अंतर्गत, उसका जितना भी वेतन है वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा। किसके राजस्व से? भारत के। मतलब हमारी टोपी हमको पहनाएंगे, समझ गए? भारत के राजस्व से दिया जाएगा। आगे चल के जब 1919 आएगा तो यही चीज़ फिर ब्रिटेन से की जाएगी कि ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाए। बहुत दिन तक गांधी जी ने भी इसकी मांग की कि हम लोग क्यों भुगतें, शासन आप करो, पैसा आप यहाँ से उठा के बाहर ले जाओ, हमारे कुटीर उद्योग बर्बाद करो और हम ही से फिर वेतन लो इस बढ़िया काम के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो BOC जो है उसका वेतन भारत के राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई है 93 के अंतर्गत। आगे चलकर ये 1919 में बदलकर ब्रिटेन के राजस्व से हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चार्टर एक्ट 1793 का है। अगला चार्टर एक्ट है 1813। तो अगला चार्टर एक्ट जो है वो है 1813। बना लेते हैं 1813। क्या महत्वपूर्ण चीज़ है? 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को ध्यान रखिएगा। मिशनरियों को अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में प्रचार की अनुमति दी। प्रचार की अनुमति दी। बढ़िया था। क्यों बढ़िया था? क्योंकि एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग और रूप से और त्वचा से तो भारतीय है मगर मानसिकता से विदेशी हो। उसके लिए क्या कर सकते थे? उसके लिए ईसाई मिशनरियों को यहाँ बुलाकर प्रचार करवाएंगे। समझ पा रहे हैं? अगर वर्तमान में देखा जाए तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, या आप कह लो इसके आगे बढ़ जाओ कि 25 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 साफ साफ कहता है कि अपने धर्म को अबाध रूप से मानो, प्रचार करो। ऐसा प्रचार मत कर दो कि पैसा देके और धर्म परिवर्तन कराने लगो, ये गलत है। मगर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके अच्छी बातों को आप बता सकते हैं। तो ध्यान रखिए। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई 1813 के अंतर्गत। पहली चीज, भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई। भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई। 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। अगर भारत की शिक्षा पर 1 लाख से ज़्यादा खर्च होगा
तो भारत के लोग शिक्षित होकर जन चेतना विकसित करेंगे और हमारे सामने दिक्कत करेंगे। इसलिए क्या करना है, भारतीयों को अंगूठा छापी रहने देना है। उसके बावजूद भी बहुत से ज़बरदस्त जो हैं बुद्धिजीवी हमारे यहाँ जन्मे। तो भारत की शिक्षा पर कितना 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, तो स्थानीय जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, स्वायत्त शासी, जैसे कि वर्तमान में देख लो नगर पालिकाएँ, पंचायतें हैं, तो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, इन्हें करारोपण का अधिकार दिया गया। करारोपण, छोटे स्तर पर ये टैक्स लगा सकते हैं, तो करारोपण का अधिकार दिया गया स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को। ये एक महत्वपूर्ण था। किसके अंतर्गत, तो 1813 के अंतर्गत। इसको आप याद रख लीजिएगा। और क्या हुआ महत्वपूर्ण, तो भैया एक चीज़ और महत्वपूर्ण हुई है, चीन के साथ व्यापार हो। चीन समझते हैं, हमारे 2 मित्र देश, एक चीन और एक पाकिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि चीन जो है, चीन के साथ और चाय का व्यापार, इन दोनों को छोड़कर, इनको क्या छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के अंतर्गत, 1813 एक्ट के अंतर्गत। इसको आपको ध्यान रखना है। 1813 एक्ट के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चीन और चाय के व्यापार की बात आई, ईसाई मिशनरियों की बात आई, भारत की शिक्षा पर 1 लाख की बात आई, स्थानीय स्वशासी संस्थाओं पर करारोपण का अधिकार दिया गया। इसको ध्यान रखना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चार्टर एक्ट 1833, अगला चार्टर एक्ट है 1833। तो भैया 33 समझो, 33 थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान से समझिएगा। चार्टर एक्ट 1833, तो चार्टर एक्ट 1833 क्या है भैया। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 तक अंग्रेज़ों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और भारत के काफ़ी हिस्से में अंग्रेज फैल चुके थे। 4 मई 1799 को टीपू चौथे युद्ध में मर गया, आंग्ल मैसूर। उसके बाद अंग्रेज़ों ने हड़पना जारी रखा जब तक 1857 की क्रांति होकर अंग्रेज़ों के पटाखे नहीं फूट गए। तब तक अंग्रेज़ लगातार हड़पते ही रहे। जब उनको लगने लगा कि अब गड़बड़ा जाएगा मामला, तब उन्होंने 57 की क्रांति या 58 का जो अपना विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र किया है, उसमें ये बात स्वीकारी है कि अब अंग्रेज नए क्षेत्रों को शामिल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो चार्टर एक्ट के अंतर्गत ये चित्र इसलिए बनाया गया कि भारत की अब जो उनकी जो नीति थी वो अब उजागर होगी और भारत के अधीन उन्होंने क्या बनाया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल, अभी कंपनी के अधीन था वारेन हेस्टिंग्स, और ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। ये कौन है महाराज, विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक वो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये 1828 से 35 तक के गवर्नर जनरल रहे हैं सॉरी, और भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। 1833 में जब आए थे, 28 में आए थे, तो वो एज ए गवर्नर जनरल आए थे, जो कि जैसे वारेन हेस्टिंग्स था वैसे ये भी कंपनी के अधीन थे। मगर जब ये एक्ट आ गया तो 1834 में यही महाराज भारत के गवर्नर जनरल बन गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो भारत का गवर्नर जनरल किसके अधीन बना दिया गया, तो आप लगाएंगे 33 के अंतर्गत। और यही नहीं, इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए बजट बनाने का भी अधिकार दिया गया। तो पूरे भारत के लिए बजट बनाने का भी अधिकार दिया गया इसको, कि आप पूरे भारत के लिए राजस्व नीति तैयार कीजिए। इसके अतिरिक्त और क्या काम किया गया वो आप समझिए। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो 33 एक्ट के अंतर्गत और क्या चीज़ें की गई हैं ये आप समझिए। 1833 एक्ट के अंतर्गत और चीज़ों में आप देखिए तो दास प्रथा का अंत किया गया। तो दास प्रथा का अंत किया गया। ये दास प्रथा का अंत कई बार हुआ है, पर 1562 में अकबर ने किया था। दास प्रथा का अंत किया गया। तो क्या किया गया था अंत दास प्रथा का, देखिए दास प्रथा का अंत इसी एक्ट के अंतर्गत है। हालांकि दास प्रथा अंग्रेजों में 1843 में समाप्त की है। एक्ट 5 आया जिसके अंतर्गत इसको समाप्त किया गया था एलन बरो के समय में। परंतु अगर आ जाए किस एक्ट के अंतर्गत है तो लगाइएगा 1833 दास प्रथा का अंत। और क्या किया गया, तो विधियों का संहिताकरण किया गया है, मतलब कि अब संकलित किया जा सकता है। संहिताकरण का अधिकार दिया गया किसको, गवर्नर जनरल को।
और गवर्नर जनरल ने इसी के अंतर्गत 1834 में लॉर्ड मैकाले, ये भी महाराज बहुत महान वाले हैं, तो लॉर्ड मैकाले की लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय क्या बनाया, विधि आयोग बनाया। 4 सदस्यीय क्या बनाया गया, तो विधि आयोग बनाया गया, विधि आयोग बनाया इसी एक्ट के अंतर्गत 1834 में। ये चीज़ आपको 1834 में याद रखनी है। ये सब क्या चल रहा है, ये 33 एक्ट चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ, तो ये हुआ, और क्या हुआ, और भैया ये हुआ कि 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो है और चीज़ें अगर महत्वपूर्ण देखी जाए तो एक चीज़ और समझ लीजिए 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ये तो जैसे कि दास प्रथा का अंत हो गया, विधियों का संहिताकरण हो गया, पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गया। इस अधिनियम की धारा 87 ये कहती थी कि भैया धर्म, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, के आधार पर भेद मत करो। ये बात कहते थे, खाली कहते ही थे। रंग के आधार पर हमेशा भेद किया, रंग के आधार पर भेद, ये धारा 87 कहती थी। जैसे अपना 15 है अनुच्छेद कि राज्य को ये राज्य से कहता है कि धर्म, मूल स्थान, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेद मत करना नहीं करना चाहिए। वैसे इन्होंने 87 इस अधिनियम की एक्ट के अंतर्गत कहा है कि धर्म, जन्म स्थान और रंग के आधार पर भेद नहीं करो। इसके अतिरिक्त एक और काम किया, पिट्स इंडिया एक्ट में संख्या 4 से 3 कर दी थी कार्यकारिणी परिषद की गवर्नर जनरल के। तो इन्होंने कार्यकारिणी परिषद के जो 4 से 3 की थी उसको बढ़ाकर फिर 3 से क्या कर दिया है, 4। हालांकि ये सदस्य अस्थायी रूप से है, ये चौथा सदस्य जो जोड़ा है इन्होंने, ये विधि सदस्य जोड़ा है। और महाराज मैकाले जुड़े थे इसमें, तो विधि सदस्य को जोड़ा है, परंतु अस्थायी रूप से जोड़ा है। आगे चलकर 53 में इसको भी स्थायी कर देंगे, आखिरी वाले सदस्य को। तो 3 से संख्या उठा के कितनी कर दी, तो 3 से संख्या उठा के 33 एक्ट के अंतर्गत 4 कर दी। ये भी इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही है, ये भी इसी चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही है, इसको ध्यान रखना है, चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें किसमें है, 1833 चार्टर एक्ट में है, जो आपको ध्यान रखनी है। आप समझिए 53 चार्टर एक्ट समझिए, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट है। 53 वाला चार्टर एक्ट समझिए, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट है। कहा है इसमें भैया 53 में, तो देखिए 1853 चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। देखिए भैया, बीओसी बनाया गया 1784 में, बीओडी बनाया गया 1600 में। और अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने विधि कार्य हैं, मतलब कि नियम बनाने के जो कार्य हैं उनको अलग किया। कैसे अलग किया, 12 सदस्यीय बनाई विधान परिषद। सदस्य क्या बनाई, विधान परिषद बनाई। इसमें संख्या बढ़ती चली जाएगी और आगे चलकर ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, एक लोकसभा कहलाएगी, एक राज्यसभा कहलाएगी। 3 मई 1952 राज्यसभा का गठन और 4 अप्रैल 1952 पहली लोकसभा का गठन हुआ। तो आप समझिए 1952 में ही है, पिछले 2016 में आया था। तो विधि कार्य के लिए 12 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, जो निदेशक मंडल था, बीओडी जो था, याद है आपको, पहले वाले में पढ़ा आपने 1600 में, उसकी संख्या थी 24 सदस्यों की, सदस्य संख्या थी 24। इसको घटाकर क्या कितनी कर दिया गया, 18 सदस्य। इसी एक्ट के अंतर्गत, चार्टर एक्ट के अंतर्गत कितनी कर दी गई, 18। अगली चीज, प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की गई। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होना चाहते हैं तो आपको एक प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ेगी। नामजदगी जो है या नामांकित करने वाली व्यवस्था खत्म। तो प्रतियोगी परीक्षाएं किससे शुरू हुई, तो आप चार्टर एक्ट लगाएंगे 1853, किसमें, कंपनी में अगर आपको काम करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बंगाल के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो गवर्नर की मदद करता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही में था। कहते थे कि बहुत ज़्यादा शासन का दायित्व है, भार है, तो इसलिए क्या करें, तो इसलिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में अटैच किया। और 1905 में करजन ने डर के बंगाल वालों से और फिर विभाजन करना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना, तो बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ अटैच किया गया, जो बंगाल में कार्यों को सहायता करेगा। यह भी इसी के अंतर्गत किया गया। इसको अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतिम चार्टर एक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं अंतिम चार्टर एक्ट भैया, क्योंकि इसके बाद जो आएंगे वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा, क्योंकि इसके बाद 57 की क्रांति होगी, क्योंकि डलहौजी ने इसको प्रस्तुत किया था। डलहौजी 1848 से 56 तक ठीक ठाक बो दिया था बीज, क्योंकि उसी पे 57 की क्रांति होगी। डलहौजी तो 56 में चले गए, पूरा का पूरा जितना भी था वो कैनिंग के हाथों में आ गया मामला।
तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अभी जब 57 की क्रांति होगी तो इनको समझ में आ जाएगा कि भारतीयों को से शासन ऐसे नहीं किया जा सकता जैसे वो कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने तत्काल रूप से अपनी कुछ चीज़ें बदली। ध्यान रखिएगा, अगले लेक्चर में आपको ये दूसरा खंड मिलेगा। तो ये पहला खंड आपने किया है 1853 के अंतर्गत। इसमें मैंने आपको बताया निदेशक मंडल की संख्या 24 से 18, विधि कार्यों के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद, प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू करने की बात, बंगाल के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंतिम चार्टर एक्ट। एक चीज़ और समझ लीजिए, 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ही एक विधि आयोग का गठन किया गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? भारतीय विधि आयोग, अगर भारत का जो विधि आयोग है, जो भारत का विधि आयोग है, अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करेगा? इस विधि आयोग के सामने, और ये चीज़ वो देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो इस तरीके से ये पहला खंड था जो आपने पढ़ा। मैंने इसमें कोशिश की है कि आपकी सारी परीक्षाओं को कवर कर दिया जाए, जिससे आप आसानी से अपनी परीक्षा में क्वेश्चन कर सकें। ये प्रहार सीरीज है, मैं फिर बता दूं, ये प्रहार सीरीज चल रही है स्कूला एकेडमी ऑनलाइन स्टडी जो प्लेटफॉर्म है उस पर। इस सीरीज में आपको मैं इतिहास, राजनीति मतलब कि पॉलिटी, करंट मतलब कि समसामयिकी, और आगे चलकर इकोनॉमी के भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। इसके अतिरिक्त आपको बायो के वीडियो 2 या 3 दिन में वैभव सर के द्वारा इस पर अपलोड किए जाएंगे। और जो आपका पहला खंड है ये आप पूरा हो गया। अब अगला जब वीडियो बनेगा तो देखता है कि अगर दूसरा खंड ज़्यादा लंबा जा रहा है तो वैसे तो कोशिश करेंगे एक साथ बना दें दूसरे खंड की। आप जो है सर्च कर लीजिएगा बाय नेम से। आप इस वीडियो को अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।